गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसएम हाउस। आप लोगों का स्वागत है प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। जैसा कि क्लास 11th के बच्चों को मैं पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी क्वेश्चन था सब बता करके समाप्त किया था, उसके नेक्स्ट चैप्टर आज मैं लेकर के आया हूँ लीनियर इनइक्वलिटीज़। क्लास 11th के बच्चों को आज मैं आप लोगों को लीनियर इनइक्वलिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। तो आज का जो क्लास है यह आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह चैप्टर हर एक आपके जितने भी मैथमेटिक्स के ब्रांच हैं सभी में इस जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसका उपयोग होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर से आपको क्लास 12th में भी एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है और यहाँ पर भी 11th में भी एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है। वहाँ पर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है LPP, जिसमें आपको हर एक साल 7 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन पर ईयर आपके क्लास 12th के बच्चों को पूछा ही जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और भी कारण है कि इस चैप्टर को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से आप पहले से भी कुछ चीज़ें आप जान रहे हैं, उसी को मैं यहाँ पर कोरिलेट करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर का एक अपना महत्व है, जो आप कहीं भी इसको उपयोग में लाइएगा तो इसके जानकारी के बाद आपको वहाँ पर उपयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि फंक्शन भी मैं अभी क्लास 12th के बच्चों को पढ़ा रहा था, उसमें भी फंक्शन में डोमेन और रेंज फाइंड करने में यह बहुत ही हेल्पफुल होता है। वहाँ पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही देने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आपके सॉल्यूशंस को आसान भाषा में बताने के लिए यह बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मैं आज इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट। बहुत ही एनर्जी के साथ इस चैप्टर को समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि यह चैप्टर आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए ही नहीं ना केवल, बल्कि यह आपके दैनिक जीवन में, जो डेली लाइफ में आप लोग अपने जीवन को जीते हैं, वहाँ पर भी यह चैप्टर का अपना महत्व है। तो आज जो मैं आप लोगों को इस चैप्टर में बताने वाला हूँ उसको गौर से समझने का कोशिश करिएगा, सीखने का कोशिश करिएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो ज़रूर पूछिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जान रहे होंगे किसी भी क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटीज आप जान रहे होंगे, जिसमें हम क्वांटिटी की बात अगर करते हैं तो जैसे लेंथ की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, सबका अपना अपना यूनिट होता है, सबका अपना अपना एक सिंबल होता है, सारे चीज़ों का अपना एक डेफिनेशन होता है। तो जब हम यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वांटिटी ले रहे हैं, अननोन क्वांटिटी मान लेते हैं, एक क्वांटिटी A है और एक क्वांटिटी B है। इस दो क्वांटिटी में आप एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि यह क्वांटिटी जो है यह लाइक क्वांटिटी है, और लाइक क्वांटिटी के बीच हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। लाइक क्वांटिटी के बीच कंपैरिजन का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट? तो लाइक क्वांटिटीज़ के बीच कंपैरिजन का मतलब यह होता है कि आप किसी भी मास को उसके तुलना में आप उसको डिनोट करने जा रहे हैं, किसी वस्तु का लेंथ आप बताने जा रहे हैं, या जो कुछ भी आपको आपके मन में किसी क्वांटिटीज़ को लेकर के आ रहा है उसके बीच जो कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन कभी भी हम एक समान चीज़ों के बीच ही कर पाएंगे। उसके लेंथ के लिए कर पाएंगे, उसके मास के लिए कर पाएंगे, उसके वॉल्यूम के लिए कर पाएंगे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे किसी के मार्क्स के लिए कर पाएंगे, किसी का वज़न जो वेट में बताया उसके लिए कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर सेम क्वांटिटीज़ का ही हमेशा क्या होता है, लाइक क्वांटिटीज़ का ही कंपैरिजन होता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर जब हम कोई एक क्वांटिटी A ले रहे हैं और दूसरी क्वांटिटी B ले रहे हैं, और इस दोनों के बीच में एक आपको बोल रहा हूँ कि आप इस दोनों के बीच तुलना करिए, कंपैरिजन करिए, तो आप क्या करोगे? यह A और B में कंपैरिजन यह हो सकता है कि यह या तो A B के बराबर हो सकता है, या हम कहते हैं कि एज का कंपैरिजन ही करते हैं, दो व्यक्ति के बीच के एज के कंपैरिजन को ही लेते हैं। तो एज एक सेम क्वांटिटीज़ वाला बात है, जिसके दो व्यक्ति के बीच हम कंपैरिजन किए, तो हो सकता है कि यह एज A और B का A का एज B के एज के बराबर हो सकता है। दूसरा यह हो सकता है कि A का एज जो है वह B से
बड़ा हो सकता है, और तीसरा हो सकता है कि ए का एज जो है बी से छोटा हो सकता है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी साइन को इन्वॉल्व कर चुका हूँ डियर स्टूडेंट, लेकिन आपको इस साइन के इन्वॉल्वमेंट से पहले समझना होगा कि यह क्या होता है। आपको मैं बताया था, या फिर आप लोग क्लास 9-10 सब में भी पढ़े होंगे, इस साइन के बारे में बखूबी आपको जानकारी दी गई होगी। इस साइन का यूज़ आप कहाँ करते थे याद करिए। इक्वेशन को सॉल्व करने में आप इक्वेशन को जो डिफाइन किए थे वहाँ पर भी यह इसी साइन को आप यूज़ किए थे। तो जब इस साइन का नाम होता है इक्वल, और इक्वल से बना है इक्वेशन, इक्वल से बना है इक्वेशन, और यह साइन है जो आपका दो साइन यहाँ पर हम ले रहे हैं, इन इक्वेशन, इन इक्वलिटी, इस इनइक्वलिटी से ही बना है इनइक्वलिटीज। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, एक जो आप इक्वल साइन पहले से जानते हैं वह इक्वेशन को डिफाइन किया था, और अभी जो आप इनइक्वलिटी को देख रहे हैं जो इनइक्वलिटीज को डिफाइन करता है डियर स्टूडेंट। तो मैं जो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, आप यह जो 3 साइंस मैं यहाँ पर यूज़ किया हूँ इसको शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। दो क्वांटिटीज़ सेम लाइक क्वांटिटीज़ के बीच का जो कंपैरिजन हम करेंगे तो उसके बीच जो पॉसिबल बातें हैं वह क्या हो सकती हैं। यह बस 3 ही हो सकती हैं डियर स्टूडेंट। यह या तो इसके इक्वल हो सकती है, या ए बी से बड़ा हो सकता है, या ए जो है बी से छोटा हो सकता है। इन 3 के अलावे आप सोच करके देखो कि इसके अलावे कोई भी बात नहीं हो सकता है डियर स्टूडेंट। यह तय है कि इस 3 के अलावे कोई भी बात आप 2 क्वांटिटी के बीच नहीं ला सकते हो। अगर कुछ ला सकते हो तो ज़रूर बताओ। अभी देखिए, मैं यहाँ पर यह 3 क्वांटिटी को जो लेकर के आपको दिखाया हूँ उसके एक और भी तथ्य को समझिए। मैं यहाँ पर 2 नंबर लेकर के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं एक 6 है और एक 4 है। तो 6-4 में हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर 6 और 4 का डिफरेंस 0 से बड़ा हो जाता है डियर स्टूडेंट, या फिर 6 और 4 का डिफरेंस 0 से छोटा हो जाता है डियर स्टूडेंट, या फिर 6 का डिफरेंस 0 हो जाता है, या 4 का डिफरेंस 0 हो जाता है। आप देखिए 2 क्वांटिटी में 2 नंबर लिया हूं। यहाँ पर 2 नंबर में हो क्या रहा है कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस प्लस पॉजिटिव हो रहा है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस नेगेटिव हो रहा है, या इस दोनों के बीच का डिफरेंस 0 हो रहा है। इस केस में आप ध्यान से देखिएगा, जब पॉजिटिव 2 क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो आप ध्यान रखिएगा कि जो पहला क्वांटिटी है वह दूसरे क्वांटिटी से ग्रेटर होगा। यह बात समझिए, पहला क्वांटिटी जो होगा वह दूसरे क्वांटिटी से ग्रेटर होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब 2 क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो वह पहला क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से ग्रेटर होगा। ध्यान से देखिएगा, जब 2 क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस नेगेटिव होगा तो वह पहला क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से छोटा होगा, मतलब कि लेस होगा। यहाँ पर यह लेस होगा। और जब आप देख रहे हैं कि 2 क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस 0 हो जाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह दोनों क्वांटिटी इक्वल हो रहा है। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आप इसको समझें तो ध्यान से देखिएगा कि 2 क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो पहला क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से ग्रेटर होगा। जब 2 क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस नेगेटिव आता है तो पहला क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से छोटा होगा। जब 2 क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस 0 आता है तो वह पहला क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के इक्वल होता है। यह डेफिनेशन, आप यह चीज़ को समझिए। इसको सिंबॉलिकली हम क्या बताते हैं, इसको सिंबॉलिकली हम कहते हैं कि 6 इज ग्रेटर देन 4, 4 इज लेस देन 6 एंड 6 इज इक्वल टू 6 एंड 4 इज इक्वल टू 4।
इस केस में भी आप देख रहे हैं कि दो नंबर को भी लेकर के जब मैं आपको बता रहा हूं तो यहां पर आप देख रहे हैं एक यह साइन का उपयोग हो रहा है या एक यह साइन का उपयोग हो रहा है और दूसरा यह साइन का उपयोग हो रहा है। तो तीनों केस आप आराम से समझ रहे होंगे कि इस तीन केस के अलावा कोई भी दूसरा केस पॉसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट। अब आप के मन में कोई और भी बात चल रही होंगी, मैं वहां पर भी आता हूं, थोड़ा धैर्य रखिए, इसको समझिए पहले कि कोई भी दो नंबर के बीच या दो क्वांटिटी के बीच, लाइक क्वांटिटीज के बीच कभी भी जो कंपैरिजन होगा तो वह थ्री साइंस को ही डिफाइन करता है। एक इक्वल साइन, एक ग्रेटर देन साइन और एक लेस देन साइन, यह थ्री साइंस को इन्वॉल्व करता है। अब दूसरी बात मैं एक और बताने वाला हूं, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह थ्री साइंस जो आप अभी पढ़ रहे हैं, इस थ्री साइन में दो साइन आप देख रहे हैं कि यह स्ट्रिक्टनेस को बताता है। स्ट्रिक्टनेस मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? सीधी भाषा में बात करने वाला स्ट्रिक्ट होता है, या सीधी भाषा में बात कर रहा है ए बी से कि भैया ए हम बी से बड़ा हैं तो हैं, कोई बात नहीं, दूसरा हम कर रहे हैं। यह कह रहा है ए कि मैं बी से बड़ा हूं तो हूं, दूसरा कोई बात नहीं कर रहा है। यहां पर ए जो कह रहा है कि भाई बी से हम छोटा हैं तो हैं, दूसरा कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब दूसरा कोई बात नहीं करने का सेंस ये हो रहा है कि यह स्ट्रिक्ट भाषा में बात कर रहा है, और स्ट्रिक्ट भाषा में बात करना मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज को बताता है। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज मीन्स दैट द in equation involved in the two quantities giving the strict decision, strict order। तो यहां पर strict order आप फॉलो कर रहे हैं। ए कह रहा है कि मैं बी से बड़ा हूं तो हूं, इसमें कोई दूसरा रीजन नहीं दे रहा है, दूसरा कोई भी ये अपना रूप नहीं बता रहा है। एक वर्ड में यहां पर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूं, ओकेजनली, या फिर आप यह कह सकते हैं ओकेजनली। ओकेजनली मीन्स व्हाट? मैं आपको बता रहा हूं, ओकेजनली कहिए, सामान्यतः कहिए, या जो भी आपके मन में आता है, एक वर्ड उठाइए जिसके द्वारा आपको कभी कभी यह फील होगा कि ए जो है वह बी से बड़ा है और ए जो है वह बी के कभी कभी बराबर भी हो जाता है डियर स्टूडेंट। मतलब कि दो क्वांटिटी आप ऐसा उठाइए जिस दो क्वांटिटी में आप देखिए, ये लाइक क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ए जो है कभी कभी बी से बड़ा होता है, तो यह बात तो तय है कि इनइक्वलिटीज में आता है। यह ए कहता है कि भैया बी के हम कभी कभी इक्वल भी होते हैं। अब ये सारा मैं एग्जांपल आपको दूंगा, तो पहले ये समझिए कि ए बी के इक्वल भी कह रहा है कि हो सकता हूं, और ए कह रहा है कि बी से बड़ा भी हो सकता हूं। यह केस किस तरह के केस को बता रहा है? यह केस यह नहीं कह रहा है कि मैं एक साथ ए जो है बी से हमेशा बड़ा ही होगा, यह भी नहीं कह रहा है कि ए जो है बी के हमेशा इक्वल ही होगा। यह कह रहा है या तो यह ए बी से बड़ा होगा या फिर ए जो है बी के इक्वल भी हो सकता है, मे बी। यहां पर यह नहीं कह रहा है कि यह होगा ही, यह कह रहा है कि यह हो सकता है। तो जब आइदर का केस आ रहा है डियर स्टूडेंट, यह कहता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, देन इट इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ इनइक्वलिटीज? इट इज कॉल्ड स्लैक इनइक्वलिटीज। यहां से आप देखिए दो वर्ड में यहां पर आपको लिख करके बताया हूं कि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं टॉपिक, वो सारे टॉपिक यहां पे मैं लिख रखा हूं जो आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर मैं एक स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज जो आपको इन क्वेश्चन बता चुका हूं, यहां पर मैं दूसरा वर्ड स्लैक इनइक्वेशन के बारे में बता रहा हूं। स्लैक इनइक्वेशन यही बताता है कि यह आइदर का केस जब डेवलप करता है तो इस केस में यह क्या होता है, इस केस में ए जो है बी से ग्रेटर भी हो सकता है या उसके इक्वल भी हो सकता है। यह सारी बातें ध्यान से समझिएगा। यह चीज अगर इक्वल और ग्रेटर के लिए हो सकता है तो यही चीज आप यह भी कह सकते हैं कि यह लेस के लिए भी हो सकता है। यह भी कह सकता है कि ए इज लेस देन, आइदर ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। तो इस केस में यह
आपको बताता है दो अनदर इनइक्वलिटीज, जो कि यह स्लैक इनइक्वलिटीज को बताता है। स्लैक इनइक्वलिटीज, स्लैक वर्ड आप देखिएगा कि क्या होता है। स्लैक का मतलब होता है लचीलापन, ढीलापन। यह स्टेटमेंट को लूज कर देता है। स्टेटमेंट जो आप पढ़ते हैं इन इक्वेशन और इक्वेशन में, यह स्टेटमेंट को लूज कर देता है। इसके जो प्रोबेबिलिटी हैं वह थोड़ा सा बढ़ जाता है। यह प्रोबेबिलिटी यह नहीं क्लियर कर पाता है कि यह ए जो है बी से हमेशा छोटा होगा या फिर यह ए जो है बी के हमेशा इक्वल होगा, यह चीज़ नहीं बताता है। तो इस केस में इसीलिए इसको इनइक्वलिटीज़ के ही टर्म में इन्वॉल्व किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप यह पूछ सकते हैं सर कि यहाँ पर जब आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि यह साइन और यह साइन अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तो इनइक्वलिटीज़ कहते हैं इसको, और इस साइन को यूज़ करते हैं तो इक्वेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो सर यह भी साइन आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर यह नहीं होने पर तो यह इन इक्वेशन के रूप में भी तो आ सकता है। लेकिन यह भी तो बात है कि यह नहीं आएगा तो यह तो आपके पास रहेगा, या तो लेस देन रहेगा या फिर ग्रेटर देन रहेगा। तो इनइक्वलिटीज़ लेस देन और ग्रेटर देन को बताता है, इसीलिए यह लेस देन और ग्रेटर देन में और करके इक्वल टू को भी बताता है। सो इस स्टेटमेंट को आप कैसे कहोगे? द ए इज आइदर ग्रेटर देन बी, ए इज आइदर लेस देन बी और इक्वल टू बी। यहां पर आप कहेंगे कि ए इज आइदर ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी। यहां पर लेस देन था, ए इज लेस देन बी और इक्वल टू बी, और यहां पर जो साइन है ए इज ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी, आइदर के केस में यहां पर इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह के सिंबल, जो दो सिंबल आप और भी यहां पर डिफाइन कर रहे हो, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी साइन को स्लैक कहा जाता है, आर कॉल्ड स्लैक इनइक्वलिटीज। स्लैक इनइक्वलिटीज, ध्यान से समझिएगा, इसी को स्लैक इनइक्वलिटीज कहा जाता है। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज समझ में आ गया, स्लैक इनइक्वलिटीज समझ में आ गया। अब हम सीधी बात, अभी तक मैं ये नहीं बताया हूं कि इनइक्वलिटीज क्या है। तो इनइक्वलिटीज को बताने के लिए पहले आप सिंबल्स को पहचान गए कि यह सिंबल्स क्या है, यह सिंबल्स क्या है, यह सिंबल्स किसको बता रहा है। और इस सिंबल्स के बाद आप यहां पर अब आइए, सबसे पहले इसके वर्ड को समझिए। इसके वर्ड को समझने के पहले मैं आपको पिछले क्लास में लेकर के चलता हूं, जहां पर आपको एक डेफिनेशन बताया गया था। वह डेफिनेशन क्या था? वह डेफिनेशन था कि आप इक्वेशन के बारे में जानते हैं। इक्वेशन का डेफिनेशन था कि ए स्टेटमेंट व्हिच इन्वॉल्व्स विथ इक्वल टू, जो स्टेटमेंट इक्वल टू के द्वारा इन्वॉल्व होता है वह स्टेटमेंट इक्वेशन कहलाता है। मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट जो कि इक्वल टू को इन्वॉल्व करता है अपने स्टेटमेंट में, उसे इक्वेशन कहते हैं। तो वो क्या होता है? वो स्टेटमेंट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो कि आप क्लास 6, 5, 7 सब में भी पढ़े होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर बात करते हैं इनइक्वलिटीज की, तो इनइक्वलिटीज में एक सिंपल सा बात होता है कि एन तो डियर स्टूडेंट, अब आप इनइक्वलिटीज के डेफिनेशंस को समझिए। इनइक्वलिटीज का डेफिनेशन क्या कहता है? इनइक्वलिटीज और इनइक्वेशन, एन इनइक्वेशन और इनइक्वलिटीज एन इक्वेशन और इनइक्वलिटीज is a statement involves variable or variables
and any one of the following signs an inequation or inequalities is a statement involves variable or variables and any one of the following signs. First is greater, second is less, third is less than equal to and fourth is greater than equal to. ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ, इस पर आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसी में स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ को भी आप डिफाइन कर दीजिए। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ बहुत ही सिंपल बात है। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ द साइन ग्रेटर और लेस आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। सिंपल सी बात है कि ये साइन जिसमें इन्वॉल्व होगा जिस स्टेटमेंट में, वो स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज को बताएगा। और स्लैग इनइक्वलिटीज जो आपका स्लैग इनइक्वलिटीज जो है आपका, वह स्लैग इनइक्वलिटीज मैं जो बताया था कि थोड़ा सा लचीलापन जिस स्टेटमेंट से आता है, लाइक आप जो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो सिंबल यूज, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेस देन इक्वल टू आर कॉल्ड स्लैक इनइक्वलिटीज। ये डेफिनेशन हुए डियर स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस पर एग्जाम्पल को समझिए, फिर इसके जो इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज़ है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं दे रहा हूं उसको समझने का कोशिश करिएगा, तो फिर आपको ये सारी कहानी इसके जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। कैसे आप साइंस को इन्वॉल्व करते हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। एक बच्चा है जिसका रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट जब आता है तो मान लेते हैं कि लेट एक्स बी स्कोर्स ऑफ द बॉय। एक एक्स जो है वह स्कोर है एक लड़का का ऑफ ए बॉय। यहाँ पर एक लड़का का एक स्कोर हम लेते हैं जिसमें हम बता रहे हैं यह लड़का का स्कोर है कि इसके पिताजी जाते हैं और प्रिंसिपल या जहाँ पर भी मार्क्स बताया जाता है या जो भी पेरेंट्स मीटिंग में टीचर्स के साथ जो बातचीत होती हैं उसमें वो टीचर बताते हैं बच्चे के स्कोर के बारे में। तो बच्चे के स्कोर के बारे में जब बताते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं कि जो बच्चा है, जो लड़का है, उसका हमेशा जो स्कोर होता है वह 50 से मोर देन होता है, मतलब कि 50 नंबर से ज़्यादा वो हमेशा लाता है। तो 50 ही स्कोर्स मोर देन 50 मार्क्स, वह हमेशा 50 मार्क्स से अधिक लाता है। तो ध्यान से वर्ड को समझिएगा डियर स्टूडेंट। दूसरा, ही स्कोर्स लेस देन 90 मार्क्स। आप वही टीचर कहते हैं, पहली बार ये कहते हैं कि यह जो लड़का है वह हमेशा 50 नंबर से ज़्यादा ही लाता है। ध्यान से समझिएगा, 50 नंबर से ज़्यादा ही लाने का मतलब यह हुआ कि 50 लाता, या तो यह कहता है कि यह हमेशा 50 नंबर से ज़्यादा ही लाता है, मतलब यह जो लड़का है वह या तो 51 या 52, मतलब कि हाईएस्ट मार्क्स जहाँ तक है वह वहाँ तक लाता है, लेकिन 50 और 50 से कम
नहीं लाता है, 50 से हमेशा अधिक लाता है। यहां पर यह कहता है कि ही स्कोर्स लेस देन 90 मार्क्स, 90 मार्क्स से हमेशा वह कम रहता है। हो सकता है उसको 1 मार्क्स भी आ रहा हो सकता है 10 मार्क्स भी आ रहा हो सकता है 89 भी आ रहा हो, लेकिन ना तो 90 और ना ही 90 से ऊपर मार्क्स वह एग्रीगेट कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ, यह स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट हुआ कि यह जो बच्चा है, वह बच्चे का जो रिजल्ट है वह हमेशा 90 से नीचे होता है, या फिर वह बता रहा है, पहली बार बताया, पहले टीचर के पास गया तो वो बताया कि इस सब्जेक्ट में इसको हमेशा 50 से अधिक मार्क्स आता है। यहाँ पर बताया कि 90 से हमेशा कम मार्क्स आता है। और तीसरे टीचर के पास जब जाते हैं तो वो बताता है ही स्कोर्स एट लीस्ट 40 मार्क्स। ध्यान से समझिएगा, एटलीस्ट 40 मार्क्स मतलब यह क्या बता रहा है कि कम से कम वह 40 मार्क्स तो लाता है। मतलब कि हमेशा जो वह बच्चा है वह, इसका मार्क्स इस केस में क्या था कि हमेशा 50 से वह ज़्यादा था, इसमें था कि 90 से हमेशा कम था। यह कह रहा है कि एटलीस्ट 40 मार्क्स तो लाता ही है, या तो 40 लाता है या फिर 40 से अधिक लाता है। इस वर्ड को समझिएगा, कम से कम 40 लाता है भाई। तो कम से कम मतलब क्या कि 40 से कम नहीं, लेकिन 40 से अधिक जहां तक मार्क्स जा रहा है वहां तक लाता है। दूसरा है यहां पर लास्ट है केस, ही स्कोर्स एट मोस्ट 70 मार्क्स। ध्यान से समझिएगा, एटमोस्ट किसको बताता है? एटमोस्ट कहता है कि यह अधिक से अधिक, मतलब समझिएगा, शब्द को समझने का कोशिश करिएगा। एटमोस्ट कहता है कि यह अधिक से अधिक 70 मार्क्स लाता है। 70 मार्क्स अधिक से अधिक लाता है मतलब कि वह नीचे जा सकता है। नीचे वह 20 भी लाया होगा, 10 भी लाया होगा, 1 भी लाया होगा, 15 भी लाया होगा, 50 भी लाया होगा, 60 भी लाया, 69 भी, 70 भी लाया होगा, लेकिन 70 से ऊपर नहीं जाता है। तो ध्यान से समझिए, यह हमेशा स्कोर किसको बताता है? x इज मोर देन 50, मतलब यह जो है 50 से बड़ा है, यह जो है 90 से छोटा है, यह जो है 40 से एटलीस्ट 40 मार्क्स, मतलब कि यह कम से कम 40 तो ला रहा है, यह ऊपर भी उठ सकता है। तो यह ग्रेटर इक्वल टू 40 और यह लेस इक्वल टू 70, मतलब यह या तो 70 लाता है डियर स्टूडेंट, या फिर 70 से कम लाता है। मतलब अधिक से अधिक 70 लाना यह बताता है कि उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आया होगा तो 70 आया था, अदरवाइज उससे कम उसको मार्क्स आ रहा है। तो इस केस से आपको समझ में आ गया होगा कि इनइक्वलिटीज़ एक तरह से स्टेटमेंट होता है, जिसको स्टेटमेंट को हम इन वेरिएबल्स के साथ इस साइन को यूज़ करके हम उसको दर्शाते हैं। तो इस साइन को यूज़ करके हम सिर्फ ना केवल इसको दर्शाते हैं, इसके सॉल्यूशंस को भी प्राप्त करने का हमें तरीका और हमें मेथड दिया गया है, रूल दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे आप समझिएगा कि इसमें रूल क्या कहता है। रूल बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से इक्वेशन में आप रूल पढ़े थे, इक्वेशन में जनरली आप देखे थे कि इक्वेशन के दोनों तरफ, दोनों पार्ट में, LHS और RHS में अगर सेम नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके साइन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। मतलब कि उसके इक्वलिटी साइन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, अगर x + 3 इक्वल टू है 5, ठीक है डियर स्टूडेंट, और मेरा मन हुआ कि आप इधर यहाँ पर 2 ऐड करते हैं और इधर भी 2 ऐड करते हैं, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, इस साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन में इक्वलिटी साइन इन्वॉल्व होता है। तो इक्वेशन में इक्वलिटी साइन इन्वॉल्व होने में रूल फर्स्ट ये कहता है कि भैया LHS में आप अगर सेम नंबर LHS और सेम नंबर RHS में अगर ऐड करते हो तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन देयर इक्वलिटी साइन, मतलब उसके इक्वलिटी साइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। या फिर आप अगर सेम साइन माइनस करते हो सेम नंबर,
तो भी कहता है कि भैया कोई भी इफेक्ट हमारे पर नहीं पड़ने वाला है। समझते चलिएगा, ये इक्वेशन के बारे में बताता है। सेम चीज इनइक्वलिटीज भी बताता है। अगर इनइक्वलिटीज में आप x + 2 इज ग्रेटर देन कह रहा है कि 5 है, तो भाई ये बता रहा है कि आप इधर मेरे में LHS में कोई भी नंबर आप जोड़ो, जो नंबर आपका मन है, और वही नंबर LHS में भी जोड़ो, हम में कोई भी परिवर्तन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। रूल फर्स्ट यह कहता है इफ सेम नंबर इज एडेड और subtracted, if same number is added or subtracted in both side of in equation or inequalities there is no effect on involving inequalities। मतलब कि जो इनइक्वलिटीज इन्वॉल्व होगा, ग्रेटर होगा तो ग्रेटर, स्मॉलर होगा तो स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल टू होगा तो ग्रेटर इक्वल टू, स्मॉलर इक्वल टू होगा मीन्स लेस देन इक्वल टू होगा तो लेस देन इक्वल टू, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को कि अगर हम किसी भी इनइक्वेशन में जब भी कभी या तो सेम नंबर से ऐड करते हैं दोनों तरफ, या तो सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इसके इनइक्वेशन के इनइक्वलिटीज के साइन पर। देयर इज नो इफेक्ट ऑन इन्वॉल्विंग इनइक्वलिटीज साइन। सो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान से समझ लीजिए। इसमें आप यही रूल है, पहला रूल है। दूसरा आप देखिए कि आप इक्वेशन में कोई भी नंबर से जब इफ आप जैसे मान लो यहाँ पर इक्वेशन है x + 2 = 5 था पहले से। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर आप इसमें ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वह कैसा भी नंबर है, माइनस में हो या प्लस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ध्यान से समझिएगा, या आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। फिर से सुनिएगा, इक्वेशन में इक्वलिटी साइन यूज होता है, इसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, देयर इज नो इफेक्ट ऑन देयर इक्वलिटी साइन, कोई भी इक्वलिटी साइन पर इफेक्ट नहीं होता है। यही बात हम अगर इनइक्वलिटीज के लिए करें तो ध्यान से सुनिएगा, इनइक्वलिटीज में इफेक्ट पड़ने वाला हो सकता है। वह कैसा इफेक्ट, तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम किसी भी इनइक्वलिटीज में रूल 2 कहता है डियर स्टूडेंट, दूसरा रूल कहता है, जैसा कि मैं अभी आपको इक्वेशन में बताया था, उसी को अब मैं यहाँ पर इन इक्वेशन में लेकर के आता हूँ। तो हम ये कहते हैं कि मान लीजिए बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड or divided by same positive
बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन, समझिएगा यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया था एग्जाम्पल से, उसी तरह से इसमें आप स्टेटमेंट को पहले समझिए फिर एग्जाम्पल देखिए। बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। अगर सेम पॉजिटिव नंबर से आप किसी भी इक्वेशन के दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं और बाय सेम पॉजिटिव नंबर, देन it is not affecting the inequalities sign। मतलब कि कोई भी आप इसी में x + 2 इज ग्रेटर देन 5, इसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दीजिए, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। x + 2/5 कर दीजिए इज ग्रेटर देन 5/5, इसमें आपको साइन, ये जो इनइक्वलिटीज साइन है, इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, x + 2 में यह इनइक्वलिटीज़ हम एक ले रहे हैं जिसके सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हमें जो भी हथकंडे अपनाने होते हैं, उसके जो रूल हैं वो मैं बता रहा हूं कि अगर मैं इसमें कोई भी नंबर ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट करूं तो पहला रूल कहता है कि इसके इनइक्वलिटीज़ के साइन को चेंज नहीं करेंगे, वह साइन वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन दूसरा रूल कहता है कि अगर इसके जो हमारे पास इनइक्वलिटीज़ है उसमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, कोई भी में कौन सा नंबर, पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द इनइक्वलिटीज साइन। सो लेकिन इसके जो थर्ड रूल हैं उसको समझिएगा। अगर बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन को मल्टीप्लाइड किया जाए और डिवाइड किया जाए सेम नेगेटिव नंबर से, तो इस पर जो इफेक्ट होगा वह होगा, इट इज अफेक्टिंग द इनइक्वलिटी साइन, इट रिवर्स्ड, यह क्या हो जाएगा, उलट जाएगा साइन। अगर हम यहाँ पर इसमें भी, इस पार्ट में भी -3 से मल्टीप्लाई करें और इस पार्ट में भी -3 से मल्टीप्लाई करें तो यह साइन पलट करके इधर मुड़ जाएगा डियर स्टूडेंट, और यह जो इनइक्वलिटीज़ था वह बदल गया, इनइक्वलिटीज़ का जो साइन था वह बदल जाएगा। मतलब कि जब कोई दो साइड जो इक्वेशन का दिया हुआ है उसको अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर से, देन इट अफेक्टिंग द इनइक्वलिटीज साइन, इट रिवर्स्ड, यह उलट जाता है, यह उल्टा हो जाता है, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाया। डियर स्टूडेंट, यह छोटी सी क्लास है जिसके बारे में मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा रूल को बस डिस्क्राइब कर दिया हूँ, लेकिन जो अफेक्टिंग बातें हैं वो जो आगे मैं बताऊँगा वो थोड़ी सी अभी बाकी है, इसको और भी डिटेल्स में हम आपको समझाएंगे। तो जो बेसिक चीज़ें थी आज मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ, और भी चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक वर्ड्स थे, बेसिक इसके डेफिनेशंस थे, वो मैं आज आप लोगों को समझाया हूँ, जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते होंगे और आज भी कुछ बातें सीखे होंगे। तो इसको समझ करके आज जो आपका एनसीईआरटी का जो इनइक्वलिटीज़ का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, और चैप्टर आई थिंक एक्सरसाइज 6.1 है जो आप इसको बना सकते हैं। अब इस पर जो रूल फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज जो है वह आप इस पर बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट क्लास में मैं देख ले इसका जो क्वेश्चन इस पर जो आपके आएंगे वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं इसके नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को समझने का कोशिश करिएगा। यदि कहीं कोई दिक्कत हुई होगी तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा हर एक प्रॉब्लम्स, और फिर इसके जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है वो भी लेकर के मैं आऊँगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए धन्यवाद।